गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेक्शन मुद्रा प्रचार। यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा आप सब कह सकते हैं अलग अलग प्राइसेस लेवल होते हैं, ठीक है। उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, इन्फ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिसफ्लेक्शन। ओके, और आपके सिलेबस में जो इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन दो है, मुद्रा प्रचार और मुद्रा संकुचन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिसे मुद्रा प्रचार या जिसे कहते हैं महंगाई, जो कि एक कंज्यूमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको क्या कारण है कि मुद्रा प्रचार होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेक्शन, मुद्रा प्रचार के कारण, मुद्रा प्रचार के कारण। क्लियर? इस मुद्रा प्रचार के कारण को हम 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट में कैसे होगा। सबसे पहला हम बताएंगे कुछ ऐसे फैक्टर जो कि मॉनेटरी इनकम को बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि क्या कर रहे हैं, मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर जो कि प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी इनकम को कुछ ऐसे फैक्टर जो कि मॉनेटरी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, मॉनेटरी इनकम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कारण को हमने जो डिवाइड किया है वो है कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को, कुछ ऐसे कारण की बात करेंगे जो उत्पादन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्लियर है? यानी कि मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, मौद्रिक आय बढ़ाने, मौद्रिक आय बढ़ाने, मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर की बात करेंगे जिससे हमारी मॉनेटरी इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और कुछ ऐसे फैक्टर हम बात करेंगे जो कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। उत्पादन की मात्रा कह दीजिए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मैं पूर्ति कह दूं सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या कर रहे हैं, इसको घटाने वाले, ठीक है, घटाने वाले तत्व। क्लियर? तो ये 2 फैक्टर में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है फैक्टर मॉनेटरी इनकम वाला और दूसरा है आपके प्रोडक्शन वाला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी वाले फैक्टर की। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस करें, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है विकास व्यय। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक में कुछ बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिससे हमारी क्या करेगी, मॉनेटरी इनकम बढ़ेगी। जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि विकास के लिए सरकार बहुत बड़ा एक्सपेंसेस करती है इकोनॉमिक में, ठीक है। डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेगी, सरकार एक्सपेंसेस करेगी, बहुत ज्यादा खर्चे करेगी, ठीक है। इस प्रकार का जो एक्सपेंसेस होता है उससे हमको बेनिफिट जल्दी नहीं मिलता क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो लोगों की तो मॉनेटरी इनकम बढ़ जाएगी लेकिन जो प्रोडक्शन है वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं विकास व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कौन करता है, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, लार्ज स्केल पे क्या करती है, एक्सपेंसेस करती है। इससे क्या होगा, इससे 2 इफेक्ट आने वाले हैं। एक तो लोगों की मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होगी,
ठीक है। लेकिन ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं और आप सभी जानते हैं कि विकास होने में टाइम लगेगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी या कह सकते हैं जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है। क्लियर है? तो इसीलिए इन्फ्लेशन का कारण बनता है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अगर हम बात करें डेफिसिट मैनेजमेंट की, यानी कि हीनांत प्रबंधन, डेफिसिट प्रबंधन यानी कि आप कह सकते हैं हीनांत प्रबंधन। आप जानते हैं कि सरकार अपने खर्चों की पूर्ति के लिए लोन लेती है, ठीक है, कर लगाकर नहीं कर सकती, या आप कह सकते हैं कि सरकार अपने खर्चों की पूर्ति ऋण लेकर या कर लगाकर नहीं कर सकती। कुछ ऐसे डेफिसिट बजट होते हैं जिनकी पूर्ति वो नोट इश्यू करके करती हैं। तो बाजार में जब नोट इश्यू होंगे तो लोगों की मॉनेटरी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप सभी जानते हैं डेफिसिट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंसेस मनी सप्लाई है वो कैसे बढ़ेगी? नोट इश्यू करके। नोट इश्यू का मतलब आप जानते हैं कि नोट छापकर वो पूर्ति करेगी, ठीक है। जिससे नोट छापेंगे तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन का जो कारण है वो बनेगा, ठीक है। आप देखते हैं ना, डेफिसिट बजट बनाती है सरकार। जब सरकार के डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? जब सरकार की इनकम तो क्या होती है? कम, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ज्यादा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करती है? नोट इश्यू करती है। तो इस आप ध्यान रखिएगा कि डेफिसिट जो मैनेजमेंट है उसमें सरकार ना तो क्या करेगी? लोन लेगी, और ना ही वो क्या करेगी? टैक्स नहीं लगाए, तो ऐसा वो नहीं कर सकती। वो क्या करेगी? नोट इश्यू ही करेगी। क्लियर है? तो ऋण लेकर या कर लगाकर नहीं कर सकती। इस डेफिसिट मैनेजमेंट का प्रबंध है वो आप कह सकते हैं लोन से, या हम कह सकते हैं टैक्स से नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ किससे होगा? नोट छापकर, नोट छापकर किया जाएगा। क्लियर? तो इससे भी डेफिसिट आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना, केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन। जब देश का आप देखते हैं सेंट्रल बैंक सरकार के नियमानुसार क्रेडिट क्रिएशन को प्रोत्साहन देता है, तो जैसे बैंक रेट में कमी करना, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज, ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जाती है, जिससे लोगों की क्या बढ़ जाती है? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, क्या हो जाएगा? साख निर्माण, साख निर्माण, ठीक है। साख निर्माण का मतलब क्या होता है कि जब आप देखते हैं, जब देश का जो सेंट्रल बैंक है यानी जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई क्या करती है? जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार, गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि तुम क्रेडिट क्रिएशन पे ज्यादा फोकस देना है, उसको प्रोत्साहन देना है, तो आप जानते हो कि बैंक रेट में कमी करना, बैंक रेट में कमी करना, ठीक है, ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस वाली एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाएं करना, ठीक है। इससे बैंकिंग व्यवस्था में बहुत ज्यादा साख निर्माण होने लग जाता है लोगों के पास में। ये जब बैंक रेट डाउन होगी, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? लोगों का परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, और परचेजिंग पावर बढ़ने से लोगों में, ये आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का कारण बनेगी, ठीक है। कभी कभी आप देखते हैं अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस करना, यानी कि जब युद्ध के लिए भारी, जो आप कह सकते हैं अगर कोई ऐसी आती है कि प्रॉब्लम, जैसे वर्ल्ड वार का कह सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें क्या होता है? अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जिससे लोगों की इनकम तो बढ़ती है लेकिन आप देखते हैं प्रोडक्शन होता है वो नहीं बढ़ता है। तो आप कह सकते हैं अनुत्पादक व्यय का बढ़ना, अनप्रोडक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अनुत्पादक व्यय जिसे कहते हैं अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस। अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस से लोगों की मॉनेटरी इनकम तो बढ़ती है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि नाम ही इसका क्या है? अनुत्पादक व्यय, अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस।
तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा, मॉनेटरी इनकम तो बढ़ गई, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या कारण बनेगा, इन्फ्लेक्शन का कारण बनेगा। क्लियर है। अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है आपके युद्ध के समय जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि लोगों को सहायता की जाती है, तो वहां पे उत्पादन नहीं बढ़ता है, लेकिन मॉनेटरी इनकम लोगों की बढ़ने लग जाती है, तो ये भी इसका कारण है। क्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होती है, या हम कह सकते हैं इसे व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक के द्वारा भी क्या किया जाता है, साख निर्माण किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई और गवर्नमेंट क्या करती हैं, पैसा नोट इश्यू करते हैं, लेकिन उस 100 रुपए को नोट को 500 का कैसे मनी सप्लाई होती है, वो कॉमर्शियल बैंक करती हैं क्रेडिट क्रिएशन से। ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट क्रिएशन जितना ज्यादा होगा, मनी सप्लाई उतनी ही ज्यादा मार्केट में होगी, पैसा होगा मार्केट में, तो सभी लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से क्या होगा, ये भी कारण बनता है किसका, इन्फ्लेक्शन का। ठीक है। उसके साथ में अगर टैक्स में आपको छूट दी जाती है, टैक्स में आपको रिबेट दी जाती है, करों में छूट, टैक्स में आपको क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो लोग, अब टैक्स नहीं लगेगा तो लोगों के पास में मॉनेटरी इनकम तो रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, उस इनकम से अपनी परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे, लोग खरीदारी करेंगे, और वस्तुएं तो बाजार में है नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन का कारण बनेगा। क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम और बात करें तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना, यानी कि हम कह सकते हैं विनियोग में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ये कौन करता है, ये पब्लिक यानी कि सरकार भी करती है, पब्लिक यानी सार्वजनिक, और प्राइवेट भी करती है यानी कि निजी। ठीक है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों के द्वारा विनियोग किया जाएगा, तो लोगों की क्या होगी, परचेसिंग पावर। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है, लोगों की इनकम में क्या होती है, वृद्धि होती है। लोगों की इनकम वृद्धि होगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो सभी वस्तुओं की डिमांड करेंगे, जिससे प्राइस ऊपर चला जाएगा, और प्राइस बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेक्शन कहलाता है। कभी कभी आप देखते हैं गवर्नमेंट क्या करते हैं कि पुराने जितने भी लोन होते हैं, ठीक है, उनको माफ कर देती है, या उनको क्या कहती है, उसमें रिबेट दे देती है। जब सरकार जनता से ऋण उधार लेने के कार्यक्रम में ढील देती है, या पुराने ऋण जो भी पुराने लोन है, इंटरेस्ट है, उनका भुगतान में उनको सहूलियत दे देती है, तो मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। यानी कि पुराने ऋणों को माफ करना, ब्याज के भुगतान में कुछ छूट देना, तो जिससे लोगों की ये जो पुराने ऋण को माफ कर देते हैं, ओल्ड जो लोन होते हैं, ठीक है, अधिकतर आप देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में पुराने जो लोन होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है, तो वहां परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। और ध्यान रखिएगा, इतने सारे हमने जो कॉजेस पढ़े मॉनेटरी वाले, तो मॉनेटरी में आपको ध्यान रखना, वो सारे कारण मॉनेटरी के बनेंगे, जिसमें आपकी क्या होती है, मॉनेटरी इनकम बढ़ती है। मॉनेटरी इनकम, जैसे मॉनेटरी इनकम बढ़ेगी, मॉनेटरी इनकम बढ़ने से लोगों के पास में पैसा होगा, तो लोगों के पास में पैसा होगा तो ये बढ़ाता है परचेसिंग पावर, क्रय क्षमता बढ़ाएगा, और क्रय क्षमता बढ़ती है जब लोगों के पास में पैसा होता है, यानी हाथ में पैसा है, लोगों के हाथ में पैसा है। ठीक है। और इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा है तो इससे क्या होगा कि वो सारे लोग अपनी डिमांड करेंगे, मांग करने लग जाएंगे। किसकी मांग करते हैं, उत्पादन की, प्रोडक्शन की मांग करते हैं कि हमें चाहिए। ठीक है। तो वहां पे उत्पादन तो लिमिटेड है, तो उत्पादन लिमिटेड होने से जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, वो तो उत्पादन की प्राइस को बढ़ा देगा, और प्राइसेस बढ़ना ही कारण बनता है इन्फ्लेक्शन का। क्लियर है। तो ये सारा इसका रिजल्ट था। जो दूसरा फैक्टर हमने देखा, दूसरा कारण क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ऐसे कारण कि उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी। जब उत्पादन की मात्रा कम होगी तो आप जानते हैं क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कारण किसका बनता है, इन्फ्लेक्शन का।
तो हम अभी तो हमने बात की थी इनकम बढ़ने वाले कारण की, अब हम कुछ ऐसे कारण की बात करेंगे जिसमें क्या होगा, आपके उत्पादन जो है, उत्पादन वो नहीं बढ़ेगा उसके कारण। जैसे सबसे पहला आप जानते हैं प्राकृतिक संकट यानी नेचुरल क्राइसिस। पहला क्या है, प्राकृतिक संकट यानी नेचुरल जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि मोस्टली हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अधिकतर एग्रीकल्चर जो है यानी कृषि है वो किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। अच्छा मानसून आएगा तो प्रोडक्शन होगा, अगर मानसून नहीं है और सूखा रह गया है, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत क्या आने वाली है, वहां पे ये आने वाली कि फसल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा कारण है कि कहीं कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो ठीक है, जैसे आप देखते हैं हमारा कह सकते हैं पूर्व जो इलाके हैं सारे वो बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं। तो ये नेचुरल प्रॉब्लम के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे उत्पादन की पूर्ति में क्या हो जाती है, उत्पादन की पूर्ति में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे आप 2-3 कारण लिख सकते हैं, मानसून लिख सकते हैं, बाढ़ का कारण लिख सकते हैं, सूखा कारण लिख सकते हैं, ड्राफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रॉब्लम के कारण हमारे प्रोडक्शन नहीं होगा और उत्पादन नहीं हुआ तो आपका इन्फ्लेक्शन कारण जन्म लेगा, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक संकट। औद्योगिक संकट यानी इंडस्ट्रियल क्राइसिस। इंडस्ट्रियल क्राइसिस में क्या होगा, कभी कभी आप देखते हैं कि जो लेबर होते हैं वो हड़ताल कर लेते हैं, आप कह सकते हैं शटडाउन सिस्टम हो जाता है, तालाबंदी हो जाती है, तो इससे के कारण हमारा उत्पादन क्या हो जाता है, एक तरह स्टॉप हो जाता है। तो उत्पादन औद्योगिक संकट में आप लिख सकते हैं शटडाउन लिख सकते हैं, हड़ताल लिख सकते हैं, हड़ताल हो गई आपकी, ठीक है, शटडाउन लिख सकते हैं, तालाबंदी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा होने की वजह से आप जानते हैं इनके इफेक्ट क्या होंगे, इनके इफेक्ट ये होंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो एक तरह से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, और ये स्टॉप होने से क्या होगा, उत्पादन की कमी हो जाएगी, ठीक है। कभी आप देखते हैं सरकार की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। तो सरकार की जो नीतियां होती हैं अगर वो लिबरल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन होगा, लेकिन सरकार की अगर जो नीति है वो अगर बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो वहाँ उत्पादन होने में दिक्कत आएगी। जैसे आप देखते हैं सरकार उद्योग पर अधिक कंट्रोल करने के लिए उन्हें कहते हैं कि टाइम टू टाइम आप लाइसेंस पॉलिसी को अपडेट कीजिए, ठीक है। कोई भी नई इंडस्ट्रीज आती हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या लगता है टाइम, उसको सारा का सारा लाइसेंस लेने में प्रोसेस लगता है, तो यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, प्रोडक्शन एक टाइम के लिए रुक जाएगा। तो सरकार की जो नीति है अगर कठोर नीति है, ठीक है, जिसे घातक नीति कहते हैं, ठीक है, उस कठोर नीति में क्या होता है, हर प्रोडक्शन के लिए आपको कहेगा कि आप लाइसेंस लेकर ही आप क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा, तो लाइसेंस का जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, वो इतनी लॉन्ग होती है और इतनी टफ होती हैं जिससे आपका प्रोडक्शन कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप होने वाला है, ठीक है, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सारे कारण वो लिखने हैं जो उत्पादन नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कॉमर्शियल पॉलिसी यानी व्यापारिक नीति, कॉमर्शियल पॉलिसी, व्यापारिक नीति। व्यापारिक नीति में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना या देश में विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए इंपोर्ट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और निर्यात को प्रोत्साहन, इंपोर्ट कम व्यापारिक नीति में और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाता है। अब दोनों ही कारण देखो प्रोडक्शन को कम करेंगे, यानी हमारे देश का जो उत्पादन है वो तो बाहर जा रहा है, उत्पादन कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देश में प्रोडक्शन की क्या हो जाएगी, कमी हो गई। और इंपोर्ट, अब हम उत्पादन को मंगा भी नहीं सकते, प्रोडक्शन को हम बाहर के देश से मंगा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। इंपोर्ट का मतलब है बाहर के देश से उत्पादन आना, लेकिन हमारे देश में इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, ये पॉलिसीज क्यों अपनाई जाती हैं, क्योंकि बीओपी को बैलेंस में लाना, बैलेंस ऑफ
पेमेंट को सही करना, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज में सुधार करने के लिए, विदेशी विनिमय में सुधार करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इन दोनों कारण से हमारे देश में उत्पादन की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है? इंपोर्ट नहीं होगा तो उत्पादन हमारे देश में आएगा नहीं दूसरे देश का, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, यानी हमारे देश के उत्पादन को कहां भेजा जा रहा है, बाहर। तो इन दोनों कारण से हमारे देश में क्या हो रही है, उत्पादन की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक कारण बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, जो सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी कारण है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं होंगे, उनके बराबर नहीं होंगे, तो प्राइजेस हाई होनी ही है। उसी तरह से आप देखते हैं एक कारण हम ले सकते हैं संग्रह प्रवृत्ति, यानी कलेक्शन नेचर होता है कुछ, यानी इकट्ठा करके रख देते हैं। जैसे आप देखते हैं कोरोना टाइम पीरियड में लोगों ने बहुत ज्यादा सामान को इकट्ठा करके अपने घर पे रख लिया, जिससे मार्केट में क्या हो गई, प्रोडक्शन की शॉर्टेज होने लग गई, ठीक है। तो इससे भी प्राइजेस बढ़ने लग गए थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि प्रोडक्शन की कॉस्ट का इंक्रीज होना, कभी आप देखते हैं कि जो लेबर यूनियन होते हैं वो मजदूरी को बढ़ाने की मांग करते हैं, तो अगर लेबर यूनियन वेजेस को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्रोड्यूसर उत्पादन नहीं करेगा, तो ये भी एक कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन का जन्म देती है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी चेंजेस होना, प्रौद्योगिक में परिवर्तन होना, ये भी एक आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन को रोकती है। तो ये सारे कारण थे किसके, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की थी कि मुद्रा प्रचार के कारण इन्फ्लेशन को, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, मॉनेटरी इनकम को बढ़ाना और दूसरा फैक्टर था प्रोडक्शन की क्वांटिटी को घटाने वाले। ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्शन को घटाना है और यहाँ पे मौद्रिक आय को बढ़ाना है, तो उनसे रिलेटेड ही पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।